आज के इस क्लास में जानेंगे बचत का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेविंग। बचत क्या होता है या सेविंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, बचत को वर्तमान व्यय से वर्तमान आय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मान लो किसी भी देश की वर्तमान में आय कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, और उपभोग उसने कितना कर लिया, मतलब 80 रुपया उसने उपभोग कर लिया, तो जो 20 रुपया इस दोनों में से बचा तो वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा या सेविंग कहलाएगा। ठीक है, यही बचत होगा और यही सेविंग होगा। आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है वह बचत कहलाता है। मतलब आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं हुआ वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। और इस प्रकार यदि किसी समय में किसी देश की जो आय है वाई द्वारा जानी जाती है और उपभोग को सी द्वारा जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, मान लो कि किसी भी देश की जो आय है वो वाई है और जो उपभोग है वो सी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए फार्मूला बनेगा, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी आय हुआ उस देश की उसमें में से माइनस कर देंगे जितना उसने उपभोग किया, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, बचत निकल कर आ जाएगा। तो लॉर्ड किन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि आय का उपभोग की तुलना में अधिक बचत कहलाता है। मतलब जो आय होता है उपभोग की तुलना में जितना आय अधिक होगा वही क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा, सेविंग कहलाएगा। बचत व निवेश दर में सुधार के लिए उपाय। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक कैसे बचत किया जाए, निवेश किया जाए, इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला हो जाएगा ब्याज दर कम करना, लोइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक जैसे मौद्रिक प्राधिकरण को बैंक दर को कम करके एक सस्ती मुद्रा नीति को स्वीकार करनी चाहिए। आसान और सस्ते उधार की उपलब्धता जो है निर्माण उद्योगों, परिवहन और सहकारी क्षेत्रों में क्या करती है, एक अनुकूल प्रभाव डालती है। दूसरा पॉइंट होगा कर में कमी, टैक्स रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, लाभ कर में कमी करने पर कारपोरेट बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो अत्यधिक मतलब अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। तीसरा हो जाएगा सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होता है, मंदी के दौरान पूंजी की न्यूनतम असरदार क्षमता के कारण जो है निजी क्षेत्र में जो निवेश की मांग है, डिमांड है, ठीक है, वो बहुत ही निचले स्तर पर होती है। ऐसी अवस्था में कुल मांग को या कुल डिमांड को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को पर्याप्त सार्वजनिक निवेश का सहारा लेना चाहिए। चौथा हो जाएगा मूल्य नीति, प्राइस पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के निवेश में अस्थिरता जो है उसके मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण होती है, जो लाभप्रदता की अनुमानित दर में भिन्नता का एक कारण बनती है, जिसका तात्पर्य पूंजी की सीमांत उत्पादन कुशलता से है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो उसका मूल्य होता है उसका स्थिर रहना बहुत ही आवश्यक है। 5 नंबर हो जाएगा तकनीकी परिवर्तन और नवाचार, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशन। अब इसमें क्या होता है, जब भी तकनीकी परिवर्तन होता है पूंजी और उत्पादन अनुपात पूंजीगत मांग में बढ़ोतरी का क्या करता है, कारण बनता है, जिससे क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में जो निवेश की मात्रा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद 6 नंबर हो जाएगा आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था में एक उचित आर्थिक योजना, एक उपयुक्त औद्योगिक आधार का निर्माण और सामाजिक पूंजी का निर्माण निवेश की मात्रा में क्या करती है, वृद्धि कर सकती है या वृद्धि करती है। उसके बाद 7 नंबर हो जाएगा एकाधिकार का उन्मूलन करके रियायत और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एबोलिशन ऑफ मोनोपोली, प्रिविलेज एंड इंकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है, जब नई कंपनियों को आसानी से बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देकर या लाइसेंस देकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को या कंपटीशन को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो निश्चित रूप में इसके फलस्वरूप क्या होती है, अर्थव्यवस्था में निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट की वृद्धि होती है। भारत जैसे देश में लाइसेंस प्रणाली में रियायत, नई फर्मों के विकास, नए क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकताएं देकर निवेश की दरों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये हो जाएगा बचत व निवेश दर में सुधार के लिए उपाय।